बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। थ्योरी मैंने यहाँ पे क्यों राइट किया है, क्योंकि इससे पहले मैं एक लेक्चर इसी टॉपिक पे दे चुकी हूँ और वो था प्रॉब्लम सॉल्व करना। यानी पहले मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने से रेलिवेंट एक लेक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, उसका लिंक अवेलेबल है। वो लेक्चर जो है उसमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया था, बट आज के लेक्चर में उस प्रॉब्लम की जो थ्योरी है उसको डिस्कस किया गया है। तो इसलिए जो है आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे आइगन वैल्यू प्रॉब्लम की। यहाँ पे आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, ये इक्वेशन मैंने नॉट इक्वल और रॉन्ग वे में राइट की है। इसका मकसद ये था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। यहाँ पे मैंने ए इज़ आ जनरल ऑपरेटर कंसिडर किया है। कोई भी ऑपरेटर ले सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर ले सकते हैं। जब उस ऑपरेटर को आप किसी स्टेट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं, कैट के ऊपर अप्लाई करते हैं, रिजल्ट के तौर पर एक वैल्यू आती है जिसको आप आइगन वैल्यू कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टेट सेम नहीं होती, जो कि पहले इनिशियल स्टेट थी वो सेम नहीं होती रिजल्ट के बाद, तो वो रिजल्ट इक्वल टू नहीं होगा। हम उसको लिखेंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू। बट अगर आपके पास यही यानी साई वाली स्टेट ही यहाँ पे रिजल्ट में आती है तो वो आपके पास रिजल्ट इक्वल होगा और उसको हम कहेंगे विच इज़ नाउन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम जो है अज्यूम कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया है, एक मैंने स्टेट वेक्टर लिया है जिसको मैंने कहा है कि वो आइगन स्टेट को ऑपरेटर को एक के साथ रिप्रेजेंट करेगा, तो साथ में एक आइगन वैल्यू जो है उसको मैंने ए कह दिया है। आप कोई भी आइगन वैल्यू को नेम दे सकते हैं, लैम्डा, ए, जो भी देना चाहें। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी उसको हम कैसे राइट करेंगे, तो जो करेक्ट आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी वो आपके पास इस तरह से होगी, यानी ऑपरेटर ए को ऑपरेट करवाएंगे स्टेट वेक्टर के ऊपर, रिजल्ट के तौर पर एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं, जो कि यहाँ पे ए है, और हमारे पास सेम स्टेट वेक्टर मिलेगा और हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 या विच इज़ ऑल्सो नाउन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है किसको, यूनिटी ऑपरेटर को। एक यूनिटी ऑपरेटर को यानी आई को, जो कि आई होता है, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है इस स्टेट वेक्टर कैट को, और इधर भी मैंने सेम जो है स्टेट वेक्टर कैट के साथ आई को मल्टीप्लाई करवा दिया है। अगेन स्टूडेंट्स, आपको ऑर्डर सेम रखना ज़रूरी है। कुछ ये जो आपके पास फैक्टर्स हैं, ट्रेस वगैरह हो गए, इसके अलावा यूनिटरी मैट्रिक्स हो गए, इसके अलावा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इन सब में आपके पास ऑर्डर का जो है वो सेम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके पास कैलकुलेशन सेम नहीं आएंगे। आपके पास एरर जो है वो आने के चांसेस हैं अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर का मतलब अगर मैं इस आई ऑपरेटर को ए ऑपरेटर से पहले राइट कर दूं और उसकी वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। तो इसलिए ऑर्डर्स जो है वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हम आई ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर देंगे। एज वी नो दैट आई ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिटी ऑपरेटर, ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो जो हमने अज्यूम किया हुआ है आई ऑपरेटर, उसकी वैल्यू को हम एक डिस्क्रीट कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के थ्रू किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्क्रीट कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में मैं बता चुकी हूँ, यानी ये जो स्टेट वेक्टर है कैट, ये बिलोंग कर रहा है इस डिस्क्रीट कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के साथ। तो आई ऑपरेटर की वैल्यू को मैंने कॉल कर लिया है। मैं इस वैल्यू को, आप चाहें इसको एन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम में, के में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल में, जिसमें चाहें आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो ऑर्डर है ये सेम होना चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट, कैटर, ब्रा की इसी तरह से होनी चाहिए और साथ में समीशन। जब आप इसको इस जगह पे यानी ए ऑपरेटर के बाद और इधर आइगन वैल्यू ए के बाद राइट करेंगे या पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ए ऑपरेटर वैसे ही आ गया, आई की जगह पे ये वाली पूरी वैल्यू जो थी वो यहाँ पे आ गई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इतनी वैल्यू, और ये वाला जो है ये आपके पास यहाँ से ये स्टेट वेक्टर कैट आ जाएगा एज इट इज़। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी आप देख सकते हैं आइगन वैल्यू ए वैसे ही, आई की जगह पे ये पूरी वैल्यू जो कि यहाँ पे ये आ गई, और ये आपके पास जो है स्टेट वेक्टर लास्ट वाला कैट वैसे ही आ गया। अगर मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ तो यहाँ से समीशन से लेके यहाँ तक आपके पास आई की वैल्यू, और इधर सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी समीशन से लेके यहाँ तक आपके पास जो वैल्यू है ये आई की वैल्यू है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक फैक्टर ब्रा फाई एम के साथ, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑर्डर आप सेम रखेंगे, यानी ब्रा फाई एम को आप शुरू में ही राइट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के।
तो जिसके साथ मैं उसको मल्टीप्लाई करवा रही थी वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है 5m। सिमिलरली बाकी फैक्टर आपके पास सारा वैसे ही रहेगा जो इक्वेशन नंबर 2 में है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर भी यहाँ पे मैंने जो मल्टीप्लाई करवा रही थी वो फैक्टर इधर आ जाएगा आपके पास, और बाकी आपके पास सारी इक्वेशन वैसे की वैसे ही रहेगी यहाँ तक। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं बाय डेफिनेशन 5m एंड 5n जो है ये वाला फैक्टर, ये आपके पास जो होता है इक्वल उसी फैक्टर के मैट्रिक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे ये 5m और 5n जो है ये AMN आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपके पास ऑपरेटर हो, A हो, B हो, C हो, D हो, जो भी हो उसी के जो है वो इक्वल टू आ जाता होता है। तो इसको जो है आप इस तरह से राइट कर सकते हैं जैसे मैंने इसको AMN राइट कर लिया। बाकी जो है लास्ट वाला फैक्टर वो वैसे ही आ जाएगा आपके पास, ये वाला इधर से इतना, ये मैंने वैसे ही इसको नीचे मूव कर लिया है इधर, आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट आपके पास फैक्टर था राइट हैंड साइड पर, उसमें भी ये जो फैक्टर 5m और 5n वाला है ये आपके पास कहलाता है क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन, जो कि यहाँ पे आप इसको MN भी लिख सकते हैं और NM भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं था इसलिए ये क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। और लास्ट वाला जो फैक्टर है 5n और साई वाला, उसको एज इट इज़ जो है वो नीचे मूव करवा लिया है। अब आप राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवा सकते हैं। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर से आपने सबमिशन को कंबाइन कर लिया यानी कॉमन कर लिया, इधर से आपने AMN को लिख लिया, ये फैक्टर उधर जाके माइनस का हो गया था तो A और क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन आपके पास आ गया। उसके बाद जो कॉमन निकल रहा था आपके पास 5n और साई था, यानी जब इस पूरे फैक्टर को इधर मूव करेंगे तो ये माइनस में आएगा ना, तो यहाँ से समीशन n कॉमन लिया, AMN वैसे ही लिखा, माइनस टाइम ऑफ A आइगन वैल्यू और क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन इन टू, ये दोनों में कॉमन था फैक्टर तो उसको मैंने इक्वल टू 0 करके इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। तो स्टूडेंट जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हमारे पास कहलाती है इन्फिनिट होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट फाई एन साई है उसके अकॉर्डिंगली, और ये हमारे पास जो है एक डिस्क्रीट कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से बिलोंग करता है। और इसको हम कहते हैं कि जो डिस्क्रीट कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है वो इन्फिनिट नंबर ऑफ बेस कैट्स से मिलकर बनी है। अगर हमारे पास सिंबल दूसरी साइड को हो तो वो ब्रा कहलाते हैं, और अगर हमारे पास सिंबल ये है तो वो हमारे पास कैट कहलाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। इसमें हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होगी कि हम इसको इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट राइट करेंगे और डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये डिटर्मिनेंट जब हमारे पास 0 होगा, जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट उसका कब 0 होगा, अगर इसका जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन हमारे पास नॉन जीरो हो, यानी नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए ही डिटर्मिनेंट को हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन को फिर डिटर्मिनेंट में इस तरह से लिखा, डिटर्मिनेंट AMN माइनस आइगन वैल्यू ऑफ A एंड क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन NM इक्वल टू 0। अब जब इसका डिटर्मिनेंट क्रिएट करेंगे तो हम फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं AMN, यानी M क्रॉस N का मैट्रिक्स लेते हैं, N क्रॉस M का ले सकते हैं, M क्रॉस N का लिख सकते हैं, बात एक ही है। N एंड M रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब जब स्टूडेंट्स हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट जो मेंबर होता है, फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो A11 होता है, यानी N और M की वैल्यू हम 1 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पुट करेंगे A11 माइनस A, और क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन की कंडीशन होती है अगर n इक्वल टू है m के फिर हमारे पास 1 आएगा, अगर n जो है नॉट इक्वल टू m है तो फिर हमारे पास 0 आएगा। मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ, इफ n इक्वल टू हो m के देन रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1 विच इज ऑल्सो नाउन एज ऑर्थोनॉर्मल, बट इफ n नॉट इक्वल टू हो m के, ये आपके पास इक्वल ना हो m के, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास रिजल्ट कहलाएगा ऑर्थोगोनल और विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो ये कंडीशन है क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन के लिए। तो वो आपके पास जैसे जैसे वैल्यू सेम होंगी हम उसका आंसर 1 कंसिडर करेंगे, जैसे जैसे वैल्यू सेम नहीं होंगी हम उसका आंसर 0 कंसिडर करेंगे। तो पहले 1 1 के लिए हमारे पास सेम होंगी तो इसलिए यहाँ पे आइगन वैल्यू आ जाएगी, अगली वैल्यू सेम नहीं होंगी तो इस तरह से 100। सिमिलरली सेकंड रो में भी 2 2 सेम होगी तो A आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। थर्ड रो में भी इसी तरह से होगा, 3 3 के लिए, सिमिलरली 4 4 के लिए, 5 5 के लिए, एंड सो ऑन। जब हम इसको करेंगे
तो ये स्टूडेंट्स n तक जो है हमारे पास इसी तरह से चलेगा मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास मेंबर आएगा AN1, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे AN1, और जो इधर से अगला आएगा आपके पास वो आएगा AN2। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आएगा AN3, इन सब में A नहीं आएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे वैल्यू सेम जब तक नहीं होंगी आप आइगन वैल्यू को नहीं राइट कर सकते। यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ हो गया है, गलत लिखा गया है, तो मैं इसको रेज करके दोबारा राइट करने की ट्राई करती हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा AN3, N जो है ना वो यूं लग रहा है जैसे W होता है, AN3, हाँ N3 एंड सो ऑन जो है ये आपके पास इधर से जो लास्ट मेंबर आएगा वो आएगा AN -A, क्योंकि लास्ट पे फिर N सेम होंगे, तो ये आपके पास पूरा डिटर्मिनेंट इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। लास्ट वाली रो जो है वो नहीं थी इंसर्ट हो रही, तो इसलिए मैंने कहा था मैं राइट कर दूंगी, इसलिए मैंने वो राइट कर दी है। तो इस तरह से आपके पास लास्ट वाली रो ये आ जाएगी। और फिर यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास A की वैल्यू यानी स्मॉल a वो जो है वो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है इस मैट्रिक्स का, और इस मैट्रिक्स को कहते क्या है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सेकुलर इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज नाउन एज सेकुलर इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन यील्ड द n आइगन वैल्यूज। इस तरह के जो इक्वेशन है उनको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास n आइगन वैल्यूज आती हैं जो कि A1 A2 A3 अप टू AN होती हैं। इसलिए हम जो है इनको जो है कहते हैं दीज आर n आइगन वैल्यूज और ऑल्सो नाउन एज स्पेक्ट्रम ऑफ A। इन आइगन वैल्यूज को हम इस डिटर्मिनेंट ऑफ A जो कि हमारे पास है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A इक्वल टू, तो इस डिटर्मिनेंट का या इस ऑपरेटर A का ये जो हमारे पास है आइगन वैल्यूज A1 A2 A3 AN स्पेक्ट्रम भी कहलाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डीजेनरेसी को, और डीजेनरेसी में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट आइगन वेक्टर्स हैं बट वो सेम आइगन वैल्यूज को जनरेट कर रहे हैं तो वो हमारे पास कहलाएंगे डीजेनरेट आइगन वैल्यूज। बट अगर हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स हैं वो सेम है लेकिन उनकी वैल्यू जो उनसे जनरेट हो रही हैं वो डिफरेंट हैं, तो उसको हम कहेंगे नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यूज। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है इफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन वेक्टर्स, यानी आइगन वेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट है, चाहे वो 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, हैव द सेम आइगन वैल्यू, वो आइगन वैल्यू जो है वो सेम रखते हैं, देन दिस आइगन वैल्यू इज सेड टू बी डीजनरेट, तो उसको हम कहेंगे वो डीजनरेट कहलाता है, और नॉन डीजनरेट इसके ऑपोजिट होगा। The order of degeneracy is determined by the number of linearly independent eigenvectors that have the same eigenvalue। जो आपके पास डिजेनरेसी का ऑर्डर है या नंबर है वो डिपेंड करता है कि आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हैं और वो कितनी जो है सेम वैल्यूज रखते हैं, जो उनकी वैल्यूज होंगी उसके ऊपर भी, और लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स के खुद के नंबर पर भी ऑर्डर जो है वो डिपेंड करेगा। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर इफ एन आइगन वैल्यू हैज़ 5 डिफरेंट आइगन वेक्टर्स, अगर एक आइगन वैल्यू है और उसके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो 5 हैं, तो देन हम कहेंगे इट हैज़ द 5-fold डीजेनरेसी, हम कहेंगे इट इज़ सेड टू बी 5-fold डीजेनरेट और इट हैज़ द डीजेनरेसी ऑफ 5-fold। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डिस्कस करना हो, ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियोस को भी लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, इससे हौसला अफजाई हो जाती है। अच्छा लगता है जब आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।